हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा और आज मैं आप लोगों को अड्डा 24/7 पर ह्यूमन ज्योग्राफी का अगला पार्ट जो कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का पार्ट होगा, जिसे हम सरल भाषा में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म से भी समझ सकते हैं। याद रखिएगा, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये खास तौर पर अगर हम और सरल भाषा में लेमैन स्टाइल में समझे तो ह्यूमन ज्योग्राफी का अगला पार्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, इसके नेचर और स्कोप। इसके पहले की क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा इसके फील्ड्स, सब फील्ड्स और इसके सिस्टर डिसिप्लिन के बारे में भी मैंने सोशल साइंस के बताया था। फिर हम लोगों ने देखा था ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशंस क्या थी। ये अब उसके आगे वाली क्लास है, उससे कनेक्टेड इसलिए कर रहा हूं कि आपको पिछली चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब वो चीज क्लियर हो गई तब अब हमें यह समझना है कि ह्यूमन और ज्योग्राफी नाम क्यों दिया गया। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो मनुष्य की सोसाइटी, मनुष्य के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, और ज्योग्राफी प्रकृति से संबंधित, अर्थात ह्यूमन और ज्योग्राफी प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक गहरा संबंध है। जैसा कि पिछली डेफिनेशंस में हम लोगों ने देखा, तो ऑब्वियसली कभी ह्यूमन प्रकृति पर भारी होता होगा और कभी प्रकृति ह्यूमन पर भारी होती होगी, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक बन जाता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर आखिर है क्या। तो इसको पढ़ने और इतना लंबा जाने से आसान तरीका यह है कि आप मेरी बात सुन लीजिए और उसको ठीक से समझकर अपनी भाषा में लिख लीजिए। कैसे करते हैं इसको समझिए। जब कभी भी मनुष्य जब पैदा हुआ, इवोल्यूशन हुआ उसका, जब वो आदि मानव था, तो उस समय से लेकर कई अरब सालों तक पृथ्वी की प्रकृति, नेचर, ठीक है, ये पूरा ही इसको ज्योग्राफी कह लो, ये पूरा का पूरा नेचर मनुष्य के ऊपर हावी था। मनुष्य इससे डरता था, मनुष्य इसकी पूजा करता था, मनुष्य इससे बचकर रहता था, मनुष्य इसी की शरण में रहता था। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। कई अरब सालों तक मनुष्य जो है अगर पैदा हुआ जब से लेकर, और उसके पहले जो पृथ्वी और नेचर था, नेचर का ही डोमिनेशन था। आपने विडाल डी ला ब्लाशे का एक डेफिनेशन भी पढ़ा था पिछली क्लास में, कि इसमें नेचर ही गवर्न कर रही थी कई हजार सालों तक। मनुष्य जब तक आया, मनुष्य में जब तक बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तब तक मनुष्य इससे डरता दबता रहता था। आज भी कुछ इलाकों में मनुष्य प्रकृति से डर कर दब कर रहता है, ठीक है। और केवल कुछ ही इलाकों में नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में भी प्रकृति हमारे ऊपर हावी हो गई थी। हम लोग घर पे बैठ गए, किसी तरह की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, जीरो से हम लोगों ने शुरू किया। तो प्रकृति जब मनुष्य पर, मनुष्य जाति पर, ह्यूमन बींग्स पर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट हो जाती है और मनुष्य सब कुछ प्रकृति के अनुसार करता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का ज्यादा डोमिनेशन होता है मनुष्य पर। इसी को ही हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन का, मनुष्य का नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। मनुष्य का प्रकृतिकरण अर्थात मनुष्य खाएगा प्रकृति से, पिएगा प्रकृति का पानी, ओढ़ेगा प्रकृति से दी हुई प्रदत्त सारी चीजें, रहेगा प्रकृति की बनाई हुई चीजों, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का यूज नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। आइए देख लेते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर दो अलग बातें हैं। जब प्रकृति मनुष्य पर हावी होती है और मनुष्य प्रकृति के हिसाब से सामंजस्य बिठाकर रहता है, तो उसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसी सारी चीज करता है जो प्रकृति, नेचर के खिलाफ है। अब भले उसे नुकसान पहुंचाकर करे या एक सामंजस्य बिठाकर करे, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर अगर मनुष्य हाई हो जाए तो ह्यूमनाइजेशन, और प्रकृति हाई हो जाए तो नेचुरलाइजेशन का वर्ड यूज किया जाता है। याद रखिएगा, कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। मनुष्य का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है और इंटरेक्शन है, इसी को हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन बीइंग्स प्रकृति के ऊपर हावी हो जाता है, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलने लगता है। मान लो हमने बनाया एसी, गर्मी है, प्रकृति कह रही है कि इस समय गर्मी का मौसम, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एसी का बटन चलाकर प्रकृति के नियमों को बदल देते हैं।
हमें तो अंदर कमरे में ठीक लग रहा ठंडी, लेकिन प्रकृति का नियम बदला है तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर दिखेगा। ठीक है, प्रकृति हमारे ऊपर क्या कर रही, प्रेशर डाल रही। जैसे जो नीचे तबके के लोग हैं या जो थोड़े जिनके पास कमी है पैसे की, क्या वो भी प्रकृति से लड़ पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी, पैसा नहीं। तो वहां पर कुछ एरिया में उसी समय नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है। गांव में लोग पंखा चलाए बिना सो रहे हैं, तो वो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है। उसी से बाइक उठाकर थोड़ा सा शहर की तरफ आ जाओ और देखो महलों में लोग एसी चलाकर सो रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसी समय ऑन द स्पॉट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर दिख जाएगा। हमने क्या किया, प्रकृति को अपने व्यवस्था के हिसाब से डाल दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इन्हीं चीजों का क्रमबद्ध अध्ययन ये क्या कहलाता है, आपका नेचुरलाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन का पार्ट। ठीक है, सरल शब्दों में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में प्रकृति हावी होती है, जिसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। और फिर से बताऊं तो अगर हम बोले पॉसिबलिज्म में मनुष्य हावी होता है प्रकृति पर और उसके नियमों को बदलकर अपने हिसाब से रहता है, तो उसको बोलते हैं पॉसिबलिज्म, कुछ पॉसिबल हो पाया प्रकृति के खिलाफ जाकर। इसी को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और इन्हीं दोनों के बीच का रास्ता ग्रिफिथ टेलर ने निकाला था कि प्रकृति को भी नहीं हावी होने देना, मनुष्य को भी नहीं हावी होने देना, दोनों मिलकर क्या करें, साथ चलें। मनुष्य मतलब साइंस, प्रकृति मतलब नेचर, और साइंस और नेचर जब साथ रहेंगे तभी विकास संभव है। इसी को मध्यम मार्ग कहा गया। ठीक है, मिडिल पाथ का नाम दिया था, जिसको हमने गोल्डन मीन। ग्रिफिथ टेलर ने इसी को रुको और जाओ, रेड लाइट, अम्बर लाइट, ग्रीन लाइट एंड स्टॉप एंड गो का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी को हम नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, इन्हीं दोनों के बीच का रास्ता। खैर, बाय द वे, आइए, टेक्नोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक ने ह्यूमन बीइंग्स को क्या किया, ऊपर उठाया, और उससे ह्यूमन बीइंग्स कई सारी चीजें क्रिएट कर सकता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस कर सकता है। एंड इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी की ही वजह से मनुष्य कल्चरल बन पाया, नहीं तो इसके पहले मनुष्य आदिवासी। मनुष्य ने अपनी टेक्निकल बुद्धि का यूज किया, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कुम्हार का चाक बनाया, पहिया, आग की खोज की, हंटर और गैदरर जो हुआ करता था उसने कृषि शुरू कर ली, इंपॉर्टेंट पशुओं का डोमेस्टिकेशन, पशुपालन शुरू किया, और उसके बाद नेविगेशन शुरू किया, और फिर जो है ट्रैवलिंग वगैरह शुरू किया, हथियार औजार बनाया। हथियार औजार और यही सारी एक्टिविटीज को ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। धीरे धीरे उसने मेटल निकाला, मेटल का उपयोग करना सीखा, ठीक है, और दिमाग लगाकर उसने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, उसका कल्चरल सोशल एनवायरनमेंट बनता गया। अब मनुष्य जंगलों में, कबीलों में, आदिवासी जैसे जानवरों जैसे ना रहकर टेक्नोलॉजी की वजह से एक कल्चरल सोशल एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर देता। तो वही बता रहा है कि कल्चरल डेवलपमेंट क्यों पॉसिबल हो पाई सोसाइटी की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ने टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स की खोज करी, इस वजह से। तो टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप्ड आफ्टर डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। याद रखिएगा, कई सालों तक प्रकृति को समझा गया, कई हजार सालों तक मनुष्य प्रकृति से डरा, समझा, समझने के बाद टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के साथ साथ टेक्नोलॉजी आ गई। मनुष्य को टेक्नोलॉजी अपनाने, उसका और ज्यादा इवोल्यूशन करने, उसका फिर आगे चलकर रिवॉल्यूशन करने में काफी समय लिया। तो नेचर्स के लॉ को ही टेक्निकली घुमाकर टेक्नोलॉजी बना दिया गया। पक्षी को उड़ता देखा, बाज को, तो प्लेन्स बनाया। टिड्डे को उड़ता देखा तो हेलीकॉप्टर बनाया। पानी में मछली को तैरते देखा तो शिप्स एंड नाव बनाया। मेरी बात समझो, ठीक है। किसी भी तरह की इन्वेंशन के पीछे, किसी भी तरह की इन्वेंशन के पीछे क्या है, प्रकृति से ही हमने सीखा। इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, हमारी टीचर कौन है, तो प्रकृति। इज दैट क्लियर? तो वही बता रहा है कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होने से पहले हमें प्रकृति के नियम को समझना बहुत जरूरी है और एक सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय ह्यूमंस इनेबल देम टू ओवरकम द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, प्रकृति हमारे ऊपर तरह तरह की बाधाएं लगाती है, ठीक है। गर्मी देती है, बरसात देती है, घर में रहो, ठंडी देती है, बर्फ गिराती है कि इन चीजों को मत करो। प्रकृति हमें एक पेरेंट्स की तरह से डिसिप्लिन्ड वे में रखना चाहती है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की खोज ने वो सारी डिसिप्लिन्स की बाधाओं को तोड़ दिया।
अब मनुष्य बिल्कुल फ्री उड़ गया, सारी लिमिटेशंस को तोड़ दिया। और ये लिमिटेशंस लिटरली होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर लिमिटेशंस नहीं होगी तो आदमी बिल्कुल आवारा जैसे कुछ भी गलत सही कर सकता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपनी पूरी की पूरी मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहा। ये याद रखिएगा, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। प्रकृति बाद में अपने आप को किसी न किसी तरीके से रिकवर कर लेगी। जो नुकसान होगा हमारी आने वाली जनरेशन का, या फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रुक जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, या ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा, या किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाएंगे, कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है। खतरनाक चीजें मनुष्य के साथ ही हो, खतरा हमें है। प्रकृति अपने आप को किसी न किसी तरह से रिबिल्ड जरूर कर लेती है। तो याद रखिए कि ये सारी टेक्नोलॉजीज ने मनुष्य की जितनी लिमिटेशंस थी सब तोड़कर उसे फ्रीडम दे दिया। अगर मनुष्य समझे तो उस फ्रीडम का सही यूज कर सकता है, लेकिन अगर ठीक से समझे तो यही हमारा जो साइंस है, यही टेक्नोलॉजी ही विनाश का कारण भी हो सकती है। इसलिए कदम अब फूक फूक कर रखने का समय आया है। बाय द वे, अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन एंड हीट से ही, जो कि प्रकृति की ही देन है, हमने इससे तरह तरह की चीजें सीखी, जैसे फायर, ठीक है। और हमने देखा कि फायर की वजह से लाइफ बहुत आसान हो गई, और यही फायर हमें ट्रैवलिंग देता है, चांद पर जाने के लिए देता है, पका हुआ अच्छा खाना देता है, वायरस बैक्टीरिया मारता है, हमें शरीर में गर्मी देता है। और इस छोटी सी प्रकृति ने ही आग दी। पहले हमने पत्थर से ही लड़ाकर आग सीखा था, बाद में टेक्नोलॉजी से आग जलाई, और ये देखिए आग हमें कहाँ तक ले गई। आज हमें प्लेन से वहां 10 मिनट पे, आधे घंटे में जाना है तो हम जा सकते हैं, हमें चांद पे जाना है तो आग की वजह से ही जा सकते हैं ना। किस चीज को बर्न करता है? फ्यूल। बर्न फ्यूल को कौन करता है? टेक्नोलॉजी, और वो मुख्य रूप से आग ही है। तो देखो किस तरीके से प्रकृति ने हमें जो चीज सिखाई और उसी के बंधनों को तोड़कर हम आगे उड़ गए। यही क्या था हमारा? तो बताएंगे ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर था। इसको मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से समझा दूं कि 3 अप्रोचेस होते हैं आपको अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें प्रकृति हावी होती है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसमें मनुष्य हावी होता है उसको हम बोलते हैं पॉसिबलिज्म, और जिसमें हम दोनों सामंजस्य बिठाकर चलते हैं, मध्यम मार्ग अपनाते हैं, जिसमें कोई हावी नहीं होता, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, साइंस और नेचर, मनुष्य और एनवायरमेंट दोनों, तो उसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। इसी को बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसका ग्रिफिथ टेलर ने ही कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या है? तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच का रास्ता है। मेरी बात समझ गए? याद रखोगे? और इस तरह से आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो सरल भाषा में, लेमैन स्टाइल में एक बार फिर से समझ लो, प्रकृति का मनुष्य पर हावी होना, उसे लिमिटेशंस कर देना, उसे डिसिप्लिन और बंधाव में बांध देना, और मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही क्रियाएं करना, ये होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसी को हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। लेकिन मनुष्य ने टेक्नोलॉजी की खोज करी, प्रकृति के ही नियमों को पढ़कर, प्रकृति के से ही साथ रहकर उसने एक ऐसी खोज करी जिसे बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर कहा गया, और इसी बुद्धि से उसने टेक्नोलॉजी बनाई और अपने ऊपर बनी सारी बाधाओं को तोड़कर, प्रकृति के नियमों को खिलाफ जाकर वो अपनी सारी चीजें करता है। इस विधि को, इस प्रोसेस, इस प्रैक्टिस को हम पॉसिबलिज्म कहते हैं। इसी को ही हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर पकड़ बना ली, जहां चाहे बारिश करा दे, जहां चाहे गर्मी बढ़ा दे, जहां चाहे ठंडी बढ़ा दे, बर्फ में भी सब काम कर सकता, ठीक है, कम समय में ऊपर चांद पे जा सकता, नहीं जा सकते ग्रेविटी के खिलाफ, लेकिन हम गए। तो इसी को हम कहते हैं पॉसिबलिज्म। इसी की वजह से विकास भी हुआ है, लेकिन अगर ये सही दिशा में चले तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया, अपने हिसाब से ढाल दिया। यही 2 टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझना था, जो कि मैंने सरल भाषा में कई तरीके से बोलकर समझाया। अब आपको इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स लाइव मिलेंगे, वो जल्दी मिलेंगे, तैयार रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए और किताबें पढ़ते रहिए, और भी डिटेल्स चीजों के बारे में मैं बताता रहूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।